अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ समझने के लास्ट लेक्चर्स में से एक लेक्चर ले रहे हैं और बहुत ही मतलब मैं जो आपको टॉपिक्स बताऊंगा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आई विल जस्ट नॉट लोड you with any practice of the problems, but I will just tell you the concepts and you have to understand the concepts, and then you just have to just remember them for the lifetime. सो AC एवरेज पावर है और RMS वैल्यू है और थ्री फेज पावर सिस्टम्स के कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एंड दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स इवन इफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर एंड देन यू आर always involved in your mechanical machines. Even then these concepts are going to be very important from your practical point of view. So if you learn these things right now, then they will be available for you for lifetime in your whole career. बट अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर अंडरस्टैंड नहीं किए और इसको समझा नहीं सही तरीके से, तो दीज थिंग्स विल नेवर बी क्लियर। यू कोई भी आपको बताने के लिए नहीं होगा कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, एंड यू विल नेवर टाइम फाइंड you will never have the time for going to the books and extract the information, and this information is buried so deep in the text of your book that you will never be able to extract it on your own. So ये जो गाइडेड टूर है आपको चीज़ों का, इट्स अ लग्जरी एंड इट्स अ रॉयल रोड टू लर्निंग. So you are right now on a royal road to learning, and I am also on a royal road to learning because I am also not teaching. Basically I am learning from by the method of just by teaching this contents, explaining the things. When I just explain the things, it become more clear to me as well. So देखें, the topic is what the chapter है AC chapter power analysis, chapter number 11 है. लेकिन मैं आपको चैप्टर 11 का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं करवा रहा हूँ, छोटा सा हिस्सा करवा रहा हूँ. शुरू में AC पावर की बात हो रही है. देखिए, पावर इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर का एक कॉन्सेप्ट है, और हमें जो ज़रूरत है चीज़ों की जो हम हमेशा देखेंगे, दैट विल ऑलवेज बी एवरेज पावर एंड वी विल नॉट बी इन इंस्टेंटेनियस पावर. लेकिन समझने के लिए आपको ज़ाहिर बात है समझना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस पावर से क्या मुराद है. अब देखें, ये जो पावर है इज़ ऑलवेज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई I, और ये T जो है ये तो वेरिएबल है, फंक्शन शो कर रहा है, और ये इसलिए T है कि दिस V इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट्स अ साइनोसॉइडल. तो ये जो V है साइनोसॉइडल है या कोसाइन है. सो हम इसको आमतौर पर कोसाइन लेते हैं, और साइनोसॉइडल भी ले लें तो एक ही बात है, बिकॉज जो पावर इलेक्ट्रिक से आ रही होती है कि इलेक्ट्रिक से, वो जो है वो आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कॉस है या साइन है, बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट. वो एक फ्री रनिंग सिग्नल है, तो देयर इज़ जस्ट नथिंग विच यू कैन से दैट कि ये साइन है या कोसाइन है. हाँ, अगर इसके साथ अगर कोई करंट की बात करें तो उस करंट के साथ फिर हमें इसको रिलेट करना पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग. लेकिन वो तो एक फ्री पावर आ रही है और साइनोसॉइडल फॉर्म वेव फॉर्म में वो वेरी कर रही है, तो ये V जो है वेरी कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल. I जो होगा वो रिजल्टेंट करंट होगा जो डिपेंड करेगा सर्किट एलिमेंट्स पे. तो ये अगर V हमने अप्लाई किया है तो ये पैसिव लीनियर करंट में से डेफिनेटली कोई ना कोई I गुजरेगा, और I की फॉर्म भी साइनोसॉइडल ही होगी, और इसमें फेज डिफरेंस होगा. तो अगर हम कहते हैं कि V का फेज थीटा V है और करंट जो रिजल्टेंट करंट है उसका फेज थीटा I है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी क्योंकि ओमेगा टी दोनों है. तो इसकी जो पावर विल बी गिवन बाई V इंटू I. तो हम क्या करेंगे, इसको इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो VM IM कॉस ऑफ ओमेगा टी थीटा V एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी थीटा I. अब अगर हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो ये वाली आइडेंटिटी है जो कि कॉस A और कॉस B की है. तो दिस इज़ A एंड दिस इज़ B. तो हमने क्या किया कि हाफ ले लिया और इसके एम्पलीट्यूड का भी हाफ ले लिया. तो अच्छा, ये तो आइडेंटिटी लिखी हुई है, अभी इसको आगे हम करेंगे. तो ये आइडेंटिटी है, आपको मालूम है ये फेमस आइडेंटिटी है. तो जब हमने इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल किया, आप सेपरेट में PDF फाइल खोल लें और बुक को सामने रखें अगर आपको पिछला पेज देखना है, बिकॉज वीडियो में पिछला पेज और ये अगला पेज एक साथ नहीं दिखा सकते. मैं ये एक वक्त में दोनों पेज नहीं दिखाता PDF. अब अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये नीचे नहीं होता, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे वाला पेज गायब हो जाता है. अच्छा, तो VM हाफ कर लिया, हाफ VM IM, ये तो एम्पलीट्यूड था, और ये कॉस ऑफ A माइनस B था ना. तो ये जब A माइनस B किया है, इसको माइनस इससे किया है, तो क्या होगा कि थीटा V माइनस थीटा I हो जाएगा, और ओमेगा टी माइनस हो जाएगा. ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा थीटा V और थीटा I. तो थीटा V और थीटा I बच गया,
और जब ऐड करेंगे ए और बी को, ये ए है ये बी है, तो ये ओमेगा टी प्लस होकर 2 ओमेगा टी हो जाएगा और ये थीटा वी प्लस थीटा आई हो जाएगा। तो ये वही एग्जैक्टली हुआ है। तो हम कहते हैं कि ये जो फॉर्म है पावर की, ये इंस्टेंटेनियस फॉर्म है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये वेरी कर रही है, ये भी साइनसॉइडल है और ये कंप्लीट वेव फॉर्म है साइनसॉइडल की, ये पूरी कंप्लीट वेव फॉर्म है। या ये कह लें या ये कह लें, या मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने, तो एक पार्ट तो ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। अब देखिए ये जो है ना ये साइनसॉइडल है और ये वेरी कर रहा है, बट दिस थिंग हैज़ नथिंग ऑफ वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग, इट्स अ कांस्टेंट। ये थीटा वी भी कांस्टेंट है, थीटा आई भी कांस्टेंट है और वी एम आई एम तो कांस्टेंट है ही है। ये वी एम आई एम क्या चीज़ है, ये एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, करंट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड और करंट का एम्पलीट्यूड, तो ये कांस्टेंट है। तो हम ये कहते हैं कि जो एवरेज पावर है वो ये है और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज अगर हम निकालने जाएंगे, ये आगे स्टेप्स दिए हुए हैं, ये सारे स्टेप्स दिए हुए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन मैं आपको सारे स्टेप्स नहीं दिखा रहा, आई जस्ट टेलिंग यू इन अ वेरी मीन्स कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये देखें कॉस है, ये ना ये कोई कॉस सिग्नल है और कॉस सिग्नल जो होता है वो ऊपर जितना ऊपर साइन से ऊपर होता है, एक्स एक्सिस से ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है और सिमेट्रिक सिग्नल होता है। तो इसका मतलब है कि साइनसॉइडल सिग्नल का एवरेज 0 होता है। तो जो एवरेज पावर बच जाएगी वो सिर्फ ये बच जाएगी, एंड दिस इज़ द एवरेज पावर। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर रेजिस्टर के केस में थीटा वी और थीटा आई जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और दे डोंट वेरी, दोनों एक जैसे होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये थीटा वी और थीटा आई दोनों बराबर होंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 0 इज़ 1, तो एवरेज पावर बन जाएगी हाफ वी एम आई एम। तो इसकी वेव शेप क्या होगी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, मैंने ड्रॉ की हुई है ये वेव शेप। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ आपको याद रखना है। हाँ, कहाँ गई, ओ नो मुझे मिल ही नहीं रही है, कहाँ गई, ओहो आई एम सॉरी फॉर द वेस्टिंग ऑफ टाइम, मैंने ज़रा गलत जगह पे डाल दी थी, पॉज करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो वेव शेप है ये है कि एक वोल्टेज है क्या रेजिस्टर के अक्रॉस और जो इसका करंट होगा वो भी फेज इन फेज ही होगा। रेजिस्टर का इन फेज होता है, कैपेसिटर का और इंडक्टर का 90 डिग्रीज आउट ऑफ फेज होता है करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप। ये हम लास्ट टाइम पता नहीं डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया, हाँ एल डी आई बाई डी टी बताया था मैंने आपको, और इस तरीके से वोल्टेज के लिए सी डी वी बाई डी टी, तो वो 90 डिग्रीज के होते हैं, 98 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, लेकिन रेजिस्टर में 0 डिग्री होता है फेज, तो दोनों फेज दोनों सेम होंगे। तो जब हम इसको शेप लेंगे इंस्टेंटेनियस शेप, तो ये वाला शेप आएगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ऊपर ही रहेगा। तो इसी तरीके से ये पॉजिटिव ऊपर है और ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर हो जाएगा। तो इसका ये शेप होना है। तो ये जो शेप होगा इसका एवरेज जो है इट्स ये टोटल जो होगा वो वी एम आई एम होगा और इसका जो एवरेज होगा ये हाफ होगा इन बिटवीन। तो इसका जो एवरेज होना है वो होना है हाफ वी एम आई एम, ये जो इसका एवरेज होगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो एवरेज होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर स्पेशल केस व्हेन थीटा वी इज इक्वल टू थीटा आई, ये चैप्टर के दूसरे पेज पर है, देख लीजिएगा, और ये जो है इसका ये एवरेज है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जब आप वाट मीटर लगाते हैं, पावर मीटर लगाते हैं अपने किसी डिवाइस के साथ, हो सकता है ना कि कभी आपके पास लेद मशीन हो एंड यू जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मच लोड दिस मशीन इज़ टेकिंग, तो कितना पावर ले रही है और कितनी पावर होनी चाहिए, तो आप मीटर लगाएंगे, वाट मीटर सिंपल जो है आपके पास अवेलेबल होता है, आप इसको लगाते हैं। जिस तरीके से वोल्ट मीटर लगाते हैं इस तरीके से वाट मीटर लगाते हैं। आमतौर पर इसके 3 तार होते हैं, तो 2 वोल्टेज के होते हैं और एक सीरीज़ में करंट उसको मेजर करते हैं। एक टर्मिनल कॉमन होता है, इसलिए 4 टर्मिनल होने चाहिए थे, 2 वोल्टेज के 2 करंट के, लेकिन क्योंकि एक टर्मिनल कॉमन हो जाता है तो 3 टर्मिनल होते हैं वाट मीटर के। तो वाट मीटर अगर आप लगाएंगे तो आपके पास जो हमेशा पावर आएगी दैट विल बी एवरेज पावर। और क्योंकि ये जो पावर वो तो मीटर में रीडिंग देता है ना डिस्प्ले पे सिंपल कि भाई ये जो है 500 वाट का है, ये 1000 वाट का है, और ये जो ये पावर वेरी कर रही है, ये ऊपर नीचे जा रही है ना, ये तो
ये जो पावर की शेप है वो तो ये ऊपर नीचे जा रही है किसी भी शेप में। अगर रेजिस्टर के केस में मैंने आपको दिखाया था कि वो ये होगी, और अगर रेजिस्टर का केस नहीं है और कोई जनरल लोड है जिसके अंदर कोई फेज डिफरेंस है थीटा वी और माइनस थीटा आई, कोई दो वैल्यूज़ हैं थीटा वी और थीटा आई की, तो कोई ये पावर की शेप होगी। तो ये जो पावर की शेप है ये तो ऊपर नीचे हो रही है, तो मीटर पे जो कांस्टेंट नंबर नज़र आता है वो क्या होता है, वो एवरेज पावर होती है। ये मैंने आपको बताया है। ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे इसमें से बताना था सिर्फ, कि एवरेज पावर जो मीटर पे नज़र आती है वो एवरेज पावर नज़र आती है। अच्छा चलें, फिर मैं अब आपको मज़ीद लोड नहीं कर रहा इन न्यूमेरिकल्स वगैरह से भी, और मैं आपको लेके चलता हूँ अफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एसी की अफेक्टिव वैल्यू। अब देखें ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने पावर का आपको बता दिया कि एवरेज मीटर पे एवरेज पावर होती है, और रेजिस्टर के केस में वो होती है हाफ वी एम आई एम। ये कॉन्सेप्ट बता के मैं आगे चल रहा हूँ। अब आर एम एस और अफेक्टिव वैल्यू ये क्या है कि एक आपने डीसी लगाई है, ये डीसी है सिंपल, और रेजिस्टर के अक्रॉस इस डीसी को कनेक्ट कर दिया है। क्या होगा, इसके ऊपर एक पावर डेसिपेट होगी, और वो पावर होगी वी डी सी मल्टीप्लाई बाई आई डी सी। आई डी सी कहाँ पर है, इसमें से यहाँ से कोई करंट गुजर रहा होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द वी डी सी एंड द वैल्यू ऑफ द आर। तो यहाँ से करंट गुजर रहा होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर आ जाएगी। लेकिन एसी के केस में क्या होगा कि आपने एसी कनेक्ट की है रेजिस्टर के अक्रॉस, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जब एसी कनेक्ट करेंगे तो उसकी पावर कैसे हम करेंगे, क्या होगा। तो इसके लिए यह है, कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए यह है कि जो इसकी पावर होती है रेजिस्टर के अक्रॉस, देखें पावर का मतलब है कि मुझे ये इक्विवेलेंट मालूम करना है कि ये एसी है, ये एसी है, देखें ये डीसी है, तो ये एसी की कौन सी ऐसी वैल्यू हो जो डीसी के इक्विवेलेंट हो, अफेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 घंटे के लिए डीसी लगाई और 120 वोल्ट की डीसी थी इस रेजिस्टर के अक्रॉस, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज सेम, ये भी सेम है ये भी सेम है। अब 1 घंटे के अंदर 2 रेजिस्टर लगाए हुए, एक में ये डीसी कनेक्ट की भी 120 वोल्ट की, और एक में मैंने एसी कनेक्ट की भी है, और एसी ऊपर नीचे पावर हो रही है, लेकिन 1 घंटे के अंदर पावर डेसिपेट दोनों में बराबर होनी चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ। तो मुझे मालूम करना पड़ेगा ये एसी की इफेक्टिव वैल्यू, कि वो एसी कौन सा होना चाहिए, कितने एम्पलीट्यूड की एसी होनी चाहिए कि वो बराबर हो जाए वीडीसी के। तो इसकी एक डिटेल है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस टॉपिक अ बिट सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो वो हमें मालूम करना है। तो इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो आरएमएस होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और वो होती है वीएम। ये वीएम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जूम कर दिया है मैंने इसको। तो ये इसकी वीएम है, द मैक्सिमम वैल्यू साइनसॉइडल का जो एम्पलीट्यूड होता है, और जो इफेक्टिव वैल्यू आती है आरएमएस वैल्यू वो होती है वीएम अपॉन 2। अगर हम वीएम ओवर √2 को इस वीडीसी के बराबर कर दें, ऐसा वीएम लें, ऐसी पीक वैल्यू लें कि वीएम √2 वीडीसी के बराबर हो जाए, तो दोनों हम कहेंगे कि बराबर पावर डेसिपेट करेंगी इन इक्वल टाइम ड्यूरेशन। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है आरएमएस का। तो आरएमएस का कॉन्सेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, आरएमएस की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो वो ऐसे होता है कि ये मैंने टॉपिक आपको बता दिया अभी एक स्लाइड बना के मैंने लिखा था कि फिर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर होती है वो VMIM होती है, और इस अफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो मैंने आपको अभी बताया कि अफेक्टिव वैल्यू जो होती है वो RMS होती है VM/2। तो अगर हमें इस VM को और इस 2 को 2 हिस्सों में लिख दूँ, √2 लिख सकता हूँ, इसको √2 मल्टीप्लाई जस्ट 2, तो इस 2 को मैंने तोड़ के लिख दिया, ये 2 यहाँ से गायब हो गया, अब ये हो गया √2। तो ये RMS वैल्यू बन गई VM की VRMS, और ये IM की RMS वैल्यू बन गई। तो VRMS इंटू IRMS हो गया, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, VRMS स्क्वायर ऊपर ओवर R, और IRMS इंटू R। जैसे I स्क्वायर R होता है, V स्क्वायर R होता है, पावर के फार्मूले में 3 पावर के फार्मूले होते हैं, V इंटू I, V स्क्वायर ओवर R और I स्क्वायर R। तो इसी तरीके से ये तीनों पावर हो गए, लेकिन इसके अंदर इसी में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, RMS वैल्यू लेंगे। और मैंने बताया कि वाट मीटर मेजर्स एवरेज पावर। अच्छा, तो ये मैंने बताया आपको। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि RMS की जो कैलकुलेशन है कि कैसे करते हैं RMS कैलकुलेट करते हुए अगर हम किसी भी चीज़ का RMS मालूम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करते हैं। देखें कॉन्सेप्ट ये है कि AC है। मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो आपको समझ आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझें इसको, बल्कि इसको यूँ समझें कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स विच विल बी अप्लाइड इन योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग।
तो इसमें से मैं बहुत ज़्यादा पेपर में से बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं बनाऊंगा, जो बनाना होगा मैं आपको अभी बता दूंगा। फिर इन द ब्लैंक्स बनेंगी और मैं आपको बताऊंगा वोल्टेज का कि भाई ये वी वोल्टेज है तो इसका आरएमएस कितना होगा। लेट्स से मैं आपको कहूँगा भाई मेरे पास वी आरएमएस है 220 वोल्ट। जैसे हमारी की इलेक्ट्रिक की जो 2 वोल्टेज होती हैं 220 वोल्ट वो आरएमएस होती हैं। और जो हमारे की इलेक्ट्रिक से जो वोल्टेज आते हैं हमारे घरों में, हमारे इंडस्ट्रीज़ में सिंगल फेस के, वो 220 वोल्ट होते हैं। और वो कौन से 220 वोल्ट होते हैं, आया कि वो वीएम होते हैं या वीएम और अंडर 2 होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आरएमएस होते हैं। और जो आपका मीटर रीड करता है और वो फिक्स वैल्यू बताता है, वो 220 वोल्ट बताता है, तो वो आरएमएस वैल्यू बताता है। क्योंकि इसी तो जो ऊपर नीचे वेरी कर रही होती है, लेकिन मीटर तो आपको फिक्स वैल्यू बताता है। तो या तो वो वीएम बता सकता है या वीएम ओवर 2 बता सकता है। तो वीएम अंडर रूट 2 जो वो बताएगा वो वीएम अंडर रूट 2 होगा। इसका मतलब है कि वो मीटर आमतौर पे आरएमएस वैल्यू रीड करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आरएमएस वैल्यू को फाइंड कैसे करें। तो देखें ये जो सिग्नल शेप है पावर का, ये तो सिमेट्रिक है और साइनसॉइडल है, इसका एवरेज तो जीरो होना है, तो एवरेज नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऊपर फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। ये नीचे का सिग्नल फोल्ड करते हैं, तो ये हम कर देते हैं स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव जो है ऊपर चला जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव तो ऊपर ही रहेगा स्क्वायर। तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये ऊपर चला जाएगा। तब स्क्वायर ले लेंगे, तो अब स्क्वायर का एवरेज लेंगे। स्क्वायर का एवरेज लेंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर का एवरेज। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले जो सिग्नल था मेरा आई एम कॉस स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, इसको स्क्वायर कर दिया, तो आई एम भी स्क्वायर हो गया और कॉस भी स्क्वायर हो गया। और फिर स्क्वायर लेने के बाद क्या करते हैं, हम इसको एवरेज ले लेते हैं, स्क्वायर का एवरेज। तो 1/t से डिवाइड करना पड़ता है ये इंटीग्रल में। और फिर हम क्योंकि हमने स्क्वायर लिया हुआ है और हमें स्क्वायर का एवरेज तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं कि एवरेज का अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये जो है इसके स्टेप्स हैं। देखें, आई एम को बाहर निकाल लिया, आई एम स्क्वायर ओवर टी, तो ये बाकी अपनी जगह पे मौजूद था। 0 से लेकर टी तक हमने इसको टाइम पीरियड पे इसको एवरेज लेना है और इसलिए हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब होता है एडिशन, और ये एडिशन करके फिर डिवाइड करते हैं इसको टाइम पीरियड से, तो ये हो जाता है एवरेज ऑफ स्क्वायर। और फिर अंडर रूट लेते हैं तो स्क्वायर का अंडर रूट आपके पास आ जाता है। तो वो बन जाती है वैल्यू। जब रूट, ये रूट है, मीन हमने अभी मीन लिया है यहाँ से 1/t करके, और स्क्वायर हमने अभी ये स्क्वायर किया है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अच्छा, ये हाफ लिया, अभी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। और फिर हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, आई एम स्क्वायर टी ओवर, ये अपनी जगह पे मौजूद है, 2 बाहर आ गया क्योंकि 2 अभी हमें आइडेंटिटी में से आया था। टी का जो बन गया वो ये 1 का जो इंटीग्रल आया वो टी आ गया, और कॉस ओमेगा टी का जो इंटीग्रल आया माइनस साइन 2 ओमेगा टी आ गया और 2 ओमेगा बाहर आ गया। अब हमने लिमिट सप्लाई की ये वाली टी की, तो टी की जगह पे तो टी आ गया और माइनस 0 आ गया, और प्लस ये प्लस हो चुका था, तो प्लस 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, टी की जगह पे कैपिटल टी आ गया, दैट इज द टाइम पीरियड, और साइन ऑफ 0 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये साइन ऑफ 0 हो गया। तो अब बच क्या गया इसके अंदर 2 ओमेगा टी में, ये ओमेगा जो है वो 2 पाई ओवर टी होता है, तो टी टी करिए, साइन ऑफ 2 पाई कितना होगा, साइन ऑफ 2 पाई इज 0, तो ये बच गया यहाँ पे सारा का सारा ये 0 हो गया, तो ये बच गया टी, टी को टी से काट दिया, तो बच गया आई एम स्क्वायर अपॉन 2, और आई एम स्क्वायर अपॉन 2 टी को काट देने के बाद ये स्टेप्स दिए हुए मैंने, टी को टी से काट दिया, अब बच गया आई एम क्योंकि स्क्वायर था तो ये अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, और ये टी जो है कट चुका था, बच गया था सिर्फ 2, तो 2 अंडर रूट हो गया। तो आई एम आर एम एस वैल्यू इज आई एम ओवर 2। अब वोल्टेज का मालूम करना हो, ये करंट का मालूम करना हो, तो यही वाला फॉर्मूला होगा वोल्टेज के लिए भी और करंट के लिए भी। अच्छा, तो अब मैंने आपको ये बताया कि आरएमएस कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किताब में ये आरएमएस की वैल्यू कहाँ पे डील हुई है, और ये डेरिवेशन नहीं थी किताब में, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दी। डेरिवेशन इस तरीके से नहीं दी हुई थी उन्होंने, हाँ दी हुई है, यही तो है, ये आई एम में अंडर रूट 2 या वी आर एम एस मालूम करना है तो वी एम अंडर रूट 2। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं ये वाली, अब आपने सिर्फ 2 एग्जांपल्स करनी है और प्रैक्टिस प्रॉब्लम कोई नहीं करना। एक ये एग्जांपल करनी है 11.7 और एक एग्जांपल ये वाली करनी है, ये करनी है 11.8। ये आपने सिर्फ करके देख लेनी है, और मैं आपको जो एग्ज़ाम में फाइनल जो क्वेश्चन दूंगा वो मैं आपको दूंगा इससे मिलता जुलता, कि आप आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करें, न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आंसर आएगा, आपने ये करके देखा हुआ होगा, तो आपको इससे मिलता जुलता एक सवाल मिलेगा, तो उसकी आरएमएस वैल्यू आपने मालूम करनी होगी। आप समझ रहे बात को, मैं आपको जो है वाजे बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में एक सवाल आएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द आरएमएस,
और उस आरएमएस की जो शक्ल होगी, जो सिग्नल शेप होगी, वो कुछ इससे मिलता जुलती होगी। ये तो नहीं हो सकती डायरेक्ट, जाहिर सी बात है। तो इससे मिलती जुलती होगी और आपने इसका आरएमएस वैल्यू, ये सारे स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए। जो इसके शेप में डिफरेंस होगा वो शेप यहाँ पर आप यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट करेंगे और वो यहाँ से, मिसाल के तौर पे अगर मैं लेट से कि ये पीक उड़ा देता हूँ तो आरएमएस वैल्यू जो है आपको सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट होगा। तो ये नीचे वाले पार्ट को आप इक्वेशन में लिखेंगे और 50 ख़त्म कर देंगे। या फिर मैं नीचे वाला पार्ट उड़ा देता हूँ, ऊपर से ऊपर वाला रख लेता हूँ, तो फिर आप ये वाला पार्ट ख़त्म कर देंगे, सिर्फ इसका आरएमएस मालूम कर लेंगे और एक न्यूमेरिकल वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाएगी। अगर मैंने पार्ट को ऐड किया है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैंने कोई पार्ट रिमूव किया तो वैल्यू कम हो जाएगी। और इसका मैं एम्पलीट्यूड भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, और एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा करने का कोई इशू नहीं है। 10 है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 10 था 5t में, स्लोप जो था वो 5 था, यहाँ पे 10 है ना, तो स्लोप कितना हो गया इस इक्वेशन का 5t। तो अगर मैं इसका जो है स्लोप चेंज कर देता हूँ और एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ तो फिर जो है वो कॉरस्पॉन्डिंगली आपको यहाँ पे वैल्यूज़ में, अगर इफ़ यू हैव जस्ट डन इट विथ गुड अंडरस्टैंडिंग तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं देखें आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल, अगर आपको उसको खुद प्रॉब्लम हो रही होगी। देखें ये वाला पार्ट जो है ना, ये 0 से लेकर 2 सेकंड तक वो है 5t, ये स्लोप निकाला हमने, और इसका जो y इंटरसेप्ट है 0 mx प्लस c की इक्वेशन से हमने 5t की इक्वेशन निकाली। अच्छा ये जो है 2 एक साइकिल की बात हो रही होती है, सिर्फ हम एक साइकिल कर लेते हैं। तो जो साइकिल है वो 4 तक है, तो जो 2 से लेकर 4 तक है वो -10 है। अब हमने कहा कि भाई हमें क्या करना पड़ता है, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना पड़ता है, फिर मीन लेना पड़ता है, फिर रूट लेना पड़ता है। तो हमने कहा कि भाई ये हमारे पास i की जगह पर 5t² हो गया और दूसरा i की जगह पे -10 हो गया, और लिमिट्स डिफरेंट है। इसको हमने इंटीग्रेट किया तो ये t² अपॉन t³ 3 हो गया, ये t³ हो गया, और 5 को स्क्वायर किया तो 25 हो गया, और इसको जो है हमने स्क्वायर किया तो 100 हो गया, और जब इंटीग्रेट किया तो 100t हो गया, और लिमिट सप्लाई कर दी और ये इसका आंसर आ गया। तो ये जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है। और पावर मालूम करनी हो तो आरएमएस इस्तेमाल करते हैं, पीक इस्तेमाल नहीं करते। पीक तो जो है इसकी कुछ डिफरेंट है डिफरेंट पोर्शंस में, लेकिन हमने आरएमएस एक वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू मालूम कर ली है। तो पावर इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड यूजिंग आरएमएस। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो मैंने आपको कहाँ बताई थी, वो मैंने आपको यहाँ बताई थी कि अगर हाफ एवरेज पावर जो है VMIM होती है, लेकिन जब इसको RMS में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, VM/√2 RMS की वैल्यू होती है, तो ये भी RMS हो गया, ये RMS हो गया, और इस तरीके से ये वाले 2 फार्मूले भी होते हैं। और पावर हमेशा RMS से मालूम की जाती है। तो इन्होंने पावर मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, I² इस्तेमाल किया है। RMS ये IRMS है, 8.165 स्क्वायर किया, और R इज़ द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर 2 ohms, तो ये इन्होंने 133। तो इस तरीके का एक सवाल होगा और आपने इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी है। और इसके अंदर जो है सेकंड सवाल जो है वो आप प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप इसको, ये हाफ वेव सिग्नल है, इसका भी इन्होंने RMS मालूम किया हुआ है, और शॉर्ट एग्जांपल है इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब देखें आगे चलते हैं। ये वाला जो स्लाइड हो गई, अब ये भी हो गई है, ये भी मैंने आपको बता दी, ये भी बता दिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 3 फेज़ का पावर सिस्टम होता है, घर में जो पावर आ रही होती है वो 3 फेज़ में भी आ रही होती है, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रीज़ में, या आपका जो मशीन रूम होता है जिसमें पानी के मोटर चढ़ाते हैं, वहाँ से जो पावर आ रही होती है, वहाँ पे जो पावर आ रही होती है वो 3 फेज़ की पावर आ रही होती है। आमतौर में मोटर्स बड़ी होती हैं, वो 3 फेज़ पे ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, इसलिए उनको 3 फेज़ पे चलाया जाता है। अच्छा, तो 3 फेज़ का सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है कि ये आपके पास पावर है 3 फेज़ की, ये पावर सोर्स है, ये इसका न्यूट्रल है, और ये आपकी मोटर है। तो इसके 3 तार, तो ये 3 तो इसके फेज़ के तार हैं और एक इसका न्यूट्रल का तार है। अब जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि मोटर क्योंकि एक सिंगल लोड होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोड्स, बैलेंस लोड एंड अनबैलेंस लोड। जो बैलेंस लोड होता है उसके लिए न्यूट्रल तार की ज़रूरत नहीं होती, ये न्यूट्रल तार जो है कॉमन टर्मिनल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मोटर आमतौर पे 3 टर्मिनल्स की होती हैं, और हम न्यूट्रल कनेक्ट नहीं करते, मोटर को कनेक्ट करने की जगह ही नहीं होती है, तो ये न्यूट्रल को कनेक्ट नहीं करता। हाँ, पावर सिस्टम से न्यूट्रल आ रहा होता है, डेफिनेटली आपके पास न्यूट्रल मौजूद होता है, लेकिन बैलेंस अगर आपके 3 फेज़ की पानी की मोटर है, या लेथ की मोटर है, लेथ मशीन की मोटर है, या मिलिंग मशीन की मोटर है, तो उसका अंदर आमतौर पर न्यूट्रल का कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता। सो मोटर इज़ अ बैलेंस लोड, नो न्यूट्रल वायर इज़ रिक्वायर्ड। लेथ मशीन मोटर हैज़ नो न्यूट्रल वायर। अच्छा, फेज़ टू फेज़ वोल्टेज जो होते हैं ना, वो ये देखें, ये जो वोल्टेज होते हैं ना, ए एक फेज़ है, बी एक फेज़ है, सी एक फेज़ है। तो ये जो न्यूट्रल वायर है, तो ए से लेकर एक न्यूट्रल तक तो हमारे पास 220 RMS वोल्टेज होते हैं। लेकिन अगर हम फेज़ टू फेज़ मालूम करें, जिस तरह हम कहते हैं आमतौर पे भाई जो है हमारे घर में जो है वो
डबल फेज़ आ गया। डबल फेज़ आने का मतलब ये होता है कि न्यूट्रल पे फेज़ आ गया। तो अब क्या हुआ कि न्यूट्रल पे फेज़ आ गया तो फेज़ टू फेज़ वोल्टेज डबल हो गए। लेकिन ये डबल नहीं होते, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि फेज़ टू फेज़ वोल्टेज की क्या क्वांटिटी होती है और वो क्या आरएमएस वैल्यू होते हैं इसके। ये मैंने आपके लिए जो है ना ये स्लाइड तैयार की है डिटेल, जस्ट फॉर यू टू नो द फैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स। तो ये वाली जो स्लाइड पर हम चल रहे थे, तो फेज़ टू फेज़ वोल्टेज होते हैं ना, वो हम कहते हैं कि देखिए फेज़ टू फेज़ वोल्टेज होता है VAN, ये VAN है, या VBN फेज़ बी का न्यूट्रल से वोल्टेज, या फेज़ CN। तो जो फेज़ टू फेज़ वोल्टेज अगर हम दो फेज़ के दरमियान ना मेजर करें वोल्टेज, यानी मीटर हम यहाँ लगाएं, एक यहाँ लगाएं और एक यहाँ लगाएं, या एक यहाँ लगाएं और एक टर्मिनल यहाँ लगाएं, इस तरीके से यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हैं। मतलब तीन पोजीशन हो सकती है फेज़ टू फेज़ मालूम करने के लिए, या तो A से B मालूम करें, या A से C मालूम करें, या B से C मालूम करें। तो ये तीनों वोल्टेज मैंने लिखे हुए AB, BC और AC, वो होते हैं इसकी डेरिवेशन है, लेकिन होते हैं ये √3 मल्टीप्लाई बाय द फेज़ वोल्टेज, और फेज़ वोल्टेज इज AN BN CN वॉट एवर। तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डबल नहीं होते, √3 टाइम्स होते हैं। अच्छा सही है। अब मैं प्रैक्टिकल वैल्यूज आपको बताता हूँ कि फेज़ वोल्टेज जो है ये AN इजिकल टू VBN इजिकल टू ये इक्वल टू का निशान है CN, ये फेज़ वोल्टेज कहलाते हैं। AN अगर किसी भी फेज़ का न्यूट्रल से अब आप मेजर करेंगे तो वो फेज़ वोल्टेज होगा, लेकिन अगर आप किसी फेज़ का दूसरे फेज़ से मेजर करेंगे तो वो फेज़ टू फेज़ वोल्टेज होंगे। इसको लाइन वोल्टेज भी कहते हैं, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, इसको लाइन वोल्टेज भी कहते हैं। फेज़ टू वोल्टेज इज नॉर्मली कॉल्ड लाइन वोल्टेज, और जो न्यूट्रल वोल्टेज होते हैं वो फेज़ वोल्टेज होते हैं, और फेज़ टू फेज़ वोल्टेज मीन्स लाइन वोल्टेज, फेज़ टू फेज़। अच्छा चलें, अब मेरे पास एक स्लाइड है जिसमें मैंने आपको के इलेक्ट्रिक के पावर के जो कुछ फैक्ट्स बताए हैं कि जो फेज़ वोल्टेज होते हैं वो 220 RMS होते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका कि जो वोल्टेज आते हैं के इलेक्ट्रिक से और हम मेजर करते हैं 220, वो RMS होते हैं, पीक नहीं होते। तो अगर पीक नहीं होते तो पीक वोल्टेज कितने बन जाएंगे, अगर पीक वैल्यू मालूम करना, तो पीक वैल्यू मालूम करना होगा तो हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 311 बन जाएंगे, और फेज़ वोल्टेज मालूम करने होंगे तो हम 220 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 381 बन जाएंगे। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन, और ये लेक्चर थोड़ा सा जो है रिच है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको 2 बार देखें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थोड़ी सी मोटर की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इम्पार्ट करने की कोशिश करूँगा। आप उसको बस एक सेट में जो है एक दफ़ा में वीडियो देख लें और आपको वो चीज़ें समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।